एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपीटेट 2026 के लिए जो हमने विज्ञान की सीरीज यहाँ पे शुरू की थी, इसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और इस सीरीज का आज हम डे 14 यहाँ पे करने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि इसका पार्ट 2 है। यदि आप लोगों को आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है, कंटेंट आप लोगों को क्लियर होता है, तो इससे पहले वाला पार्ट यानी कि डे 13 की क्लास जरूर देखिएगा, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से यहाँ पे कंपाइल हो जाए। और साथ ही यदि आपको ये सीरीज यहाँ पे पसंद आती है और इससे पहले के सेशन आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ सीडीपी साइंस और मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पे कराती हूँ। ये सभी जो क्लासेस हैं इनको देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा, जिसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ ही आप लोगों को सीडीपी साइंस और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। आप वहां से अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और ये जो आज का सेशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने उन कैंडिडेट के लिए जो कि खास करके साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और यहाँ पर कंटेंट को लेके परेशान है, इनके लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो टेलीग्राम पेड ग्रुप है, ये खास करके साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए, जिनके लिए यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट जो है मेरे द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। खास करके वे कैंडिडेट जो कि वर्किंग है या हाउसवाइफ है, जो कि प्रॉपर सेल्फ स्टडी में टाइम यहाँ पे डिवोट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर नोट्स नहीं बना पा रहे, उनके लिए इस ग्रुप को क्रिएट किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के आप लोगों को हैंड रिटन कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ हो गई, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, ये सभी चीजें आप लोगों को इस ग्रुप के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और इस ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज कंटेंट शेयर कर रही हूँ, सीडीपी का, साइंस का, मैथ्स का। यदि आप कंटेंट को लेके परेशान हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप की हेल्प से आप लोगों को सेल्फ स्टडी में यहाँ पे हेल्प मिलेगी और साथ ही आपके कंटेंट अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपाइल होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट डेमो मिल जाएगा। कुछ डेमो के पेजेस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये कंप्लीटली आप लोगों का बाइलिंगुअल कंटेंट है। साथ ही इस ग्रुप का जो कॉस्ट रखा है, मैंने मात्र 300 रुपए रखा है। मात्र मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सिंगल एक बार पेमेंट करनी है और टिल एग्जाम आप इस कंटेंट को यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब मैं आज आप लोगों के साथ जो कंटेंट डिस्कस करने वाली हूँ उसकी क्लास यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। जिन्होंने पार्ट 1 किया था उन्हें अच्छे से पता है, हमने ओम्स लॉ को यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, बट इसी टॉपिक का आगे का कॉन्टिन्यूशन है, तो एक बार हम ओम्स लॉ को जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है। इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जो आप विद्युत प्रवाह पढ़ते हैं, इस पार्ट के अंदर आप लोगों को दो चीजें पढ़ाई जाती है। एक पढ़ाया जाता है आपको करंट और दूसरा पढ़ाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें क्या बताया कि इन दोनों के बीच में एक सर्किट में जितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट को ले जाने, यानी कि चार्ज पॉइंट को ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा वे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और साथ ही जितना उसमें करंट फ्लो करेगा, इनके बीच में संबंध होता है कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जितना करंट ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ तो नहीं कर सकते, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हुए हम एक यहाँ पे अलग एक नया सिंबल लगाते हैं जो कि है R। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू IR। अब देखिए इसमें जो V है वे क्या दर्शाता है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। इसमें जो I है ये आपका करंट को दर्शाता है कि करंट उसमें कितना है। और साथ ही R जो आज का मेन टॉपिक है, जो कि आपका है रेजिस्टेंस, इसको हमें आगे यहाँ पे कंटिन्यू करना है। रेजिस्टेंस होता है आपका प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध किस चीज का, जिस वायर में करंट आपका फ्लो कर रहा होगा उसमें करंट को ब्लॉक करता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस असल में क्या होता है, ये एक वायर की प्रॉपर्टी है। क्या है भाई ये, रेजिस्टेंस के बारे में मुझे कोई भी पूछे तो मेरा हमेशा यही आंसर होगा कि वायर की प्रॉपर्टी होती है
कि वायर करता क्या है, ये करंट को ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है भाई? करंट को ब्लॉक करता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसी की वजह से डिवाइस जो होते हैं वे समय के साथ कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। अगर आप किसी फोन को 5 मिनट 10 मिनट यूज करेंगे वे गर्म नहीं होंगे, पर धीरे धीरे अगर आप उस डिवाइस को क्या कर रहे हैं, उस डिवाइस को देर देर तक यूज कर रहे हैं, तो वे डिवाइस आपके क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये आपका क्या बन गया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। इसको मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ पिछले सेशन में यहाँ पे इतना कवर कर लिया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, ये हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया था। तो बेसिकली इतना पोर्शन तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया कि ये जो रेजिस्टेंस है वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना एरिया मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ये चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल में हम यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट में जब आपका लगता है तो दो तरीके की कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाता है। एक यहाँ पे श्रेणी क्रम दिखाता है यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा यहाँ पर आपका किस तरीके का कॉम्बिनेशन, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाता है। तो एक हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको जरा समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर होंगे, इनको रजिस्टर को एक्चुअल में इस तरीके से डिनोट किया जाता है जिगजैग लाइन में। जितने भी रजिस्टर होंगे, अब देखिए आप कहेंगे यहाँ तो रजिस्टर की जगह बल्ब बनाया गया है, बल्ब का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वे कैसे लगाए जाएंगे? वे श्रेणी में लगाए जाएंगे। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें जितने भी रजिस्टर होंगे वे आपके एक के ऊपर एक यानी कि समांतर क्रम में इसे लगाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम डिटेल में एक बार इसका इन शॉर्ट फॉर्मूला देखिए तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें टोटल रेजिस्टेंस आपका कैसे निकलेगा? अगर हमसे कोई कहे कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई चीज लगी है तो आप सारे रजिस्टर को क्या करेंगे? सारे रजिस्टर को एक साथ इस तरीके से जोड़ देंगे। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या निकलता है? 1/r टोटल निकलता है। ये आपका 1/r1, 1/r2 और 1/r3 के बराबर होता है। अब देखिए एक सवाल मेरा यहाँ पे आप लोगों से है कि किस केस में मैक्सिमम आंसर आएगा, किस केस में बड़ा आंसर आएगा? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सीरीज के केस में, क्योंकि हम सीधा सीधा सबको जोड़ रहे हैं, तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आपका मैक्सिमम आएगा। अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट इसमें क्या होगा? करंट इसमें ज्यादा ब्लॉक होगा। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल लिया जा रहा है, जैसे कि अगर कहीं पे 10 आंसर आ गया तो 10 ना लेके हम क्या ले रहे हैं? 1/10 ले रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 बड़ा है या 1/10, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि 10 वाली वैल्यू बड़ी है। अगर हम किसी भी चीज का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वह वैल्यू आती है आपकी छोटी, यानी कि इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप 0.1 लिखेंगे। आप मुझे बताइए कि 10 बड़ा है या 0.1 बड़ा है? तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है 10 बड़ा है, 0.1 तो बहुत छोटा है। तो अगर आप किसी चीज का रेसिप्रोकल लेते हैं तो यहाँ पर आपका मिनिमम वैल्यू आती है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस केस में मिनिमम वैल्यू आती है। और एक और चीज आप देखिए, अगर आप इस बैटरी को देख पा रहे हैं तो इस बैटरी से करंट निकल रहा है और इस पॉइंट तक जा रहा है। करंट यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम है, यानी कि सारे डिवाइसेस को सेम करंट मिलेगा। क्या सारे डिवाइसेस को सेम करंट की नीड होती है? तो आप कहेंगे नहीं। और ऐसे केस में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में यह माना जाता है कि आप यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन को फॉलो करिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्यों फॉलो करिए? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हर किसी में अलग अलग करंट जो है बट जाता है। ऐसे केस में अगर एक डिवाइस खराब भी हो जाए तो बाकी डिवाइस आपके सेफ रहते हैं। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाएगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो आपका आंसर क्या होगा?
आपका आंसर होगा यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम प्रेफर करते हैं। अब ये फॉर्मूले तो मैंने सीधा सीधा आपको बता दिए कि ये फॉर्मूले आपके हैं। अब ये फॉर्मूले एक्चुअल में बने कैसे होंगे, इनको भी तो जरा समझना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को जरा डिटेल में देखते हैं। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें जितने भी रजिस्टर होंगे वो कैसे लगे होंगे, वे आपके एक दूसरे के यहाँ पे कैसे लगे होंगे, सीरीज में यानी कि श्रेणी में लगे होंगे। अब इस केस में अगर मान के चलिए कि एक सोर्स है, यहां से करंट आया, तो सबको करंट जो है आपका क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इस केस में आपको एक चीज पता चल गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो क्या है, सेम है। अभी यहीं से मैं इसका आंसर निकाल दूंगी। और वोल्टेज जो है सबका अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वे क्या है, वे आपका यहाँ पर डिफरेंट है। यह आपका वेरी कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यानी कि ये आपका डिफरेंट है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब आप कहेंगे कि इस चीज का क्या फायदा है। अब मैं इसका आंसर कैसे आया वे आपको बताऊंगी। तो आपने पढ़ा है V = IR होता है। अब अगर मैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका V अलग अलग है, यानी कि V1 क्या होगा आपका IR1। अब आप कहेंगे I के नीचे 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि करंट जो है सबका सेम है। V2 क्या होगा, IR2 होगा। V3 क्या होगा, IR3 होगा। अगर मैं कहूं कि तीनों को आपको प्लस कर दो, तो तीनों को अगर आप यहां पे प्लस करते हो, तो यहां पर V टोटल जो होगा वो किसके बराबर आएगा, V टोटल आएगा आपका यहां पर V1 V2 प्लस V3 के बराबर। आई होप इतना तो आप समझ पा रहे हो। V टोटल कितना क्या होगा, V टोटल होगा आपका IR टोटल। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं जैसा मैंने बाकी चीजें लिखी है। V1 को क्या लिखूंगी, IR1 लिखूंगी। V2 को क्या लिखूंगी, IR2 लिखूंगी। V3 को क्या लिखूंगी, IR3 लिखूंगी। मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं सभी इक्वेशन में से यहां पे क्या करूं, यहां पर मैं I को कॉमन ले लूं। इस साइड में सभी इक्वेशन में से I को कॉमन ले रही हूं। अगर मैं I को कॉमन ले लेती हूं, तो यहां पे बचेगा R1 R2 R3। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहां करंट से करंट कटा, तो R टोटल आ जाएगा आपका R1 R2 R3। और यही रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 R2 और R3 का सम होगा। और इस चीज को हमने एक शॉर्ट तरीके से यहाँ पे डिराइव भी कर लिया। अब आप कहेंगे कि क्या ये आपका पेपर में पूछा गया है, तो ये आप लोगों का यूपी टेट का ही प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे बोल रखा है 3 रजिस्टर है 1.5 0.05 और 0.25 ओम के। ये कैसे कनेक्ट है, ये आपका यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा। तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन देखें, तो बस आपको सर्किट वर्किट कुछ नहीं बनाना, आपको सीधा इन सबको जोड़ देना है। अगर मैं इन सबको जोड़ती हूं, तो R1 R2 R3 सबको जोड़ना होगा। और वैल्यू आपकी डेसिमल में है, डेसिमल में है तो 1.5 में इस तरीके से लिखूंगी। इसके बाद 0.05 में इस तरीके से लिखूंगी। फिर अगला है 0.25। बस आप इसको जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 6 7 8 और यहां पर कितना आ जाएगा 1। तो यहां पे आंसर कितना आ गया, 1.80 जो है आपका आंसर आ गया। ये आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? और आप यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, 2016 में ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे गए। अब इसके अलावा अगला जो कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका है क्या, ये आपका है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी जरा हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, आप देख पाएंगे कि सोर्स से जब करंट निकल रहा है, तो करंट आपके 3 अलग अलग दिशा में जा रहा है, I1 I2 I3। और तीनों का जो वोल्टेज है इस तरीके से लगाया जाएगा। तीनों का जो वोल्टेज है इस बार यहां पे सेम है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकती हूं, यहां पर जो करंट है
वे सबका कैसा है, करंट यहां पर डिफरेंट है। और अगर मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इस केस में क्या है, सेम है। वही फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा, V इक्वल टू आई आर। अब इसमें क्या डिफरेंट है आप मुझे बताइए, करंट डिफरेंट है तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकती हूं, यहां पर अगर आप चाहें तो करंट की जो वैल्यू है वो अगर आप निकालते हैं तो V अपॉन आर आ जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं, टोटल करंट अगर मुझे निकालना है तो अगर मैं आपको कहूं I1 निकालिए तो आप क्या निकालेंगे, यहां पे V अपॉन R1। V के नीचे 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये चीज सेम है। अब इसके अलावा I2 क्या होगा, V अपॉन R2। मैं उम्मीद करूंगी इतना आपको समझ में आ गया होगा। I3 क्या होगा, V अपॉन R3। अगर मैं कहूं टोटल करंट आप यहां पे निकाल दीजिए, सभी करंट को जोड़ दीजिए, तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे करेंगे I टोटल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यही आप यहां पे करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू लगा दीजिए। I टोटल की वैल्यू क्या है, V अपॉन R है, तो V अपॉन R मैंने लगा दिया। आर टोटल लिखिए यहाँ पे, क्योंकि टोटल वाली वैल्यू है। यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R1, यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R2, यहाँ पे हो जाएगा आपका V अपॉन R3। V यहाँ पे सबसे कॉमन ले लिया, सबसे कॉमन ले लिया, आपस में कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही रिजल्ट मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को इस जगह पर यहाँ पे दिखाया था, जो कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ था। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कर लिया है कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखें, जो कि आप लोगों का प्रीवियस ईयर की ही कटिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 3 वायर है, 3 वायर जिसका रेजिस्टेंस है आपका कितना, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम रेस्पेक्टिवली बता रखा है, जो कि आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, जो कि आपके यहाँ पे समांतर क्रम में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आर टोटल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बस इनकी वैल्यू लगा दीजिए। 1 अपॉन R टोटल को ऐसे रहने दीजिए। 1 अपॉन R1 कितना है, R1 है 1, R2 है 2 और R3 है 3। इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 1 2 3 का। अगर आप 1 2 3 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 एलसीएम आ जाएगा। 1 के पहाड़े में 6 जो है वो 6 बार में जाता है, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। 2 की टेबल में 6 जो है वो 3 बार में जाता है, 3 को 1 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। इसके अलावा 3 की टेबल में 6 कितने बार में जाता है, 2 बार में। तो ये आपका 1 अपॉन आर टोटल आ गया। 1 अपॉन आर टोटल की वैल्यू क्या आ गई, 6 में 2 जोड़ा, 6 7 8 9 10 11, 11 बटे 6 यहाँ पे आ गया। क्या ये आपका करेक्ट आंसर है, तो आप कहेंगे कि ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। कैसे करेक्ट आंसर नहीं है, आपने अभी 1 अपॉन आर टोटल निकाला, आपको यहाँ पे आर टोटल निकालना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो 6 बटे 11 आएगा। अब देखिए, कई बारी आप जब पेपर में बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से प्रेशर में होते हैं या फिर टाइम कम होता है, तो ऐसे केस में हम फटाफट में 11 बटे 6 भी टिक करके आ सकते हैं। इसलिए दोनों चीजें यहाँ पे ऑप्शन में दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इस स्टेप के बाद इनको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तभी जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि है 6 बटे 11। बाकी देखिए, कई कैंडिडेट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ना सीखें तो 2 1 2 3 4 5 6 करके सीरीज कॉम्बिनेशन सोच के 6 में भी आंसर लगा सकते हैं। बट मैं मानती हूँ कि आप सभी साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, तो बेसिक चीजें हम लोगों को यहाँ पे आती हैं। अब इसके अलावा देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ जिसमें दोनों चीजें मर्ज हैं, सीरीज पैरेलल दोनों कॉन्सेप्ट आपके एक साथ मर्ज हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जरा अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग रजिस्टर हैं, 4 ओम के एक जगह पे 2 ओम का। तो यहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए कि 2 रस्सी हैं जो आपस में बंध गई, तो इनको पहले खोलेंगे। इनको कैसे खोलेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर से आर डैश निकालू, क्योंकि आर टोटल तो निकाल नहीं रही, अभी ये भी तो बचा हुआ है ना, तो अगर मैं इसका निकालती हूं आंसर 1/4 आएगा, यानी कि 2/4, क्योंकि एलसीएम तो लेना नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर ये कट के आ जाएगा यहाँ पे 2, तो आर डैश कितना आ गया आपका 2 आ गया।
अब इन दोनों की जगह आंसर कितना आ गया। इस तरीके से आर टोटल निकालने के लिए हम 2 और 2 ओम को साथ में जोड़ सकते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 4 ओम जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपके पेपर में आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों अलग अलग भी आ सकता है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, किसी भी एक सर्किट को अगर हम देखते हैं तो उस सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इससे रिलेटेड चीजें भी हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जरा एक पर्टिकुलर सर्किट को देखते हैं, एक सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो एक होती है सबसे पहले कनेक्टिंग वायर, जिस वायर से पूरा का पूरा आपका सर्किट यहाँ पे ज्वाइन है। और ये जो आपकी वायर है ये किस तरीके की होनी चाहिए, ये आपकी जैसे मेटल लाइक सब्सटेंस से यहाँ पे बनी होनी चाहिए, तभी जाके ये चीजों को आपका कनेक्ट कर पाएगी। अगर मान के चलिए कि अगर यहां पे इसकी जगह वुड लगा दिया या प्लास्टिक लगा दिया, तब ये आपका जो कनेक्टिंग वायर है ये चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका लगा होता है यहाँ पे लाइट बल्ब। अब ये लाइट बल्ब के बारे में आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है, ये जो बल्ब होता है इसके बीच में आप इस तरीके की वायरिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये टंगस्टन की वायरिंग है। अब ये जो वायरिंग होती है इसके बारे में क्या पूछा जाता है, इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है पता होना चाहिए आपको कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए आपका हाई, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये भी क्या होगा, हाई, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी को भी ये सहन कर लेता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है ये जो कनेक्टिंग वायर है हमें किस टाइप के मटेरियल की बनानी है, मेटल यानी कि धातु जैसी चीजों की आपकी बनानी है। यहाँ पे आप जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, इनका यूज नहीं कर सकते। साथ ही जो आपके लाइट के बल्ब होते हैं उनका जो यहाँ पे टंगस्टन होता है इसका रेजिस्टेंस आपका हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई होना चाहिए। साथ ही ये अगर आप देखें स्विच आपका ऑन होना चाहिए, और स्विच अगर ऑफ होता है, अगर स्विच ऑफ होता है तो ऑफ होने पे ये आपका सर्किट क्लोज हो जाता है। अगर स्विच ऑफ होता है तो इसके बीच में एयर गैप आ जाता है, और एयर आपको पता है कि एक बैड कंडक्टर है, यानी कि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने देता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक स्विच ऑफ होता है तो उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपके सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस गैप में क्या आ जाएगा, इस गैप में यहाँ पे वायु यानी कि एयर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक बैटरी यहाँ पे दिखा रखी है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पे आप इंसुलेटिंग कास्टिंग देख सकते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। इस जगह पे ये आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है, ये जो आपकी वायर है ये आपके किस टाइप के मटेरियल से बनी होनी चाहिए। बल्ब के बारे में याद रखना है, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, यानी कि ज्यादा गर्मी को ये सहन कर ले। साथ ही स्विच अगर ऑफ होता है तो इसमें एयर गैप आ जाते हैं जिसकी वजह से ये आपका ऑफ हो जाता है। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जरा आप देखें, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रमेश वांट टू चूज। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं जूम इस तरीके से कर लेती हूँ, हाँ जी अब दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे बोल रखा है कि रमेश वांट टू चूज अ मटेरियल फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, यानी कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए यहाँ पे सामग्री चुन रहा है। चूज द चूजन मटेरियल शुड पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि चुनी गई सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए बोल रखा है। तो किस तरीके का मटेरियल होना चाहिए, इसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये बिल्कुल सही अभी अभी हमने देखा। साथ ही इसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर को ये क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि ग्लो करे हाई टेम्परेचर पे, ये भी होना चाहिए। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ये बल्ब का फिलामेंट है, इसमें याद रखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई होगा, साथ में इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी आपका हाई होगा। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इसमें सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है, और सेकंड और थर्ड आपको
फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को गैल्वेनोमीटर के बारे में बता रखा है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है क्या है, गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको क्या पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या लिखेंगे कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बहुत कम करंट को भी ये क्या करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है। अब यहां पर आपसे पेपर में जो पूछा जाता है वे क्या पूछा जाता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको आप किस तरीके से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक गैल्वेनोमीटर है जिसको आप एक एमीटर में बदलें तो आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है। क्या लगाना है, एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है। वो भी कैसे, वे भी आपको पैरेलल लगाना होता है, ये कंडीशन है इसकी। और इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस वाला लगाना है। तो अगर आप ये कंडीशन लगाते हैं कि एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर से पैरेलल लगाते हैं, समानांतर लगाते हैं लो रेजिस्टेंस का, तो ये किसकी तरह काम करता है, ये एक एमीटर की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप एक रजिस्टर लगाएंगे, किससे, यहां पर गैल्वेनोमीटर से सीरीज में, यानी कि एक रजिस्टर लगाएंगे, वो भी सीरीज में, देख सकते हैं इस तरीके से सीरीज में, यानी कि श्रेणी में आपने लगाया और इसका हाई रेजिस्टेंस होगा। तो आपको यहां पर पता चल गया कि अगर एक गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में बदलना है तो शंट रेजिस्टेंस लगाना है, वो भी कैसा, पैरेलल, और इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। और अगर एक गैल्वेनोमीटर को आप यहाँ पे वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो एक रजिस्टर लगाएंगे, वो भी कैसे, श्रेणी में, यानी कि सीरीज में, वो भी हाई रेजिस्टेंस वाला। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपका एचटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा चलिए हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को अब पढ़ना इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अलग अलग इफेक्ट भी हमें पढ़ना है। इसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं, केमिकल इफेक्ट भी होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट पे तो एक अलग से चैप्टर बना हुआ है जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपका एक एग्जाम्पल आ जाएगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में इस तरीके से कॉइल होती हैं चीजें और यहां पर क्या होगा, ये एज अ यहाँ पे जो है मैग्नेट जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका पूरा का पूरा एक सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो सोलेनॉइड के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे उस चैप्टर में। सोलेनॉइड क्या करता है कि अगर एक वायर को इस तरीके से कॉइल कर दिया जाए तो ये जो वायर होगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो इससे ये मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे शो करता है, इसीलिए इसे मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। साथ ही इसका एक और एग्जांपल हो जाता है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में भी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनती है। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट, इसको तो डिटेल में देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट में आप यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक आयरन ले लो, इसके अलावा टोस्टर ले लो। ये काम कैसे करते हैं, जब डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तब ये काम करते हैं। सिंपल सी बात है, किसी डिवाइस को आप यूज करोगे तो वो गर्म होगा ही होगा, तो हमने उसको ही एक एप्लीकेशन, उसको ही एक उपयोग बना दिया। आप जो स्ट्रेटनर यूज करते हो, साथ ही इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हो, टोस्टर यूज करते हो, ये क्या है, ये आपका हीटिंग इफेक्ट है। और अगर हम केमिकल इफेक्ट की बात करें तो केमिकल इफेक्ट में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसे आप यहां पर विद्युत लेपन के नाम से भी जानते हो, जिसमें हम किसी डिजायरेबल मेटल को कहीं पे क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। तो अभी हमारे जो इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, डिटेल में हमें यहाँ पे
हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिटेल में आपको बताती हूँ। ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसका कॉन्सेप्ट आपको किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों को जूल्स के द्वारा दिया गया है। तो इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसे बोलते हैं। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या माना? इन्होंने ये माना कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? जो हीट प्रोड्यूस होगी वे आपका कितना आप करंट पास कर रहे हो उसके स्क्वायर के, साथ में कितना उसमें रेजिस्टेंस है और कितना वो टाइम ले रहा है। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जो है इसका यहाँ पर फॉर्मूला हमें बताया गया। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि हीट कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है। अगर आप एक इस तरीके से यहाँ पे वायर को कॉइल कर दे, ये वायर को कॉइल आपने कहाँ पे देखा होगा? जो आपके हीटर होते हैं इस जगह पर हीटिंग इफेक्ट दिखता है। साथ ही आपने वायर का इस तरीके से कॉइल होने वाला प्रोसेस जो है कहाँ पे देखा है? ये टंगस्टन में देखा है। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन आपके बल्ब की फिलामेंट होती है जिसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें बहुत ज्यादा अगर आप करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है चीजें। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इन आइटम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वे कैसा होना चाहिए? वे आपका हाई होना चाहिए। इस चीज पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इस केस में किस में चेंज हो जाती है? हीट में, यानी कि ऊष्मा में बदलने का यहाँ पे काम करते हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और हीटिंग इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन है? बेसिकली जो भी डिवाइसेस आपके गर्म होके काम करते हैं, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल है। और आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजों को हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगी। तो ये जो आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई। और इनका रेजिस्टेंस भी कैसा होगा? इनका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हाई होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा देखिए, या तो आप लोगों के पेपर में इसका ये न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो एप्लीकेशन यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है? इस प्रश्न के अंदर हम लोगों को यहाँ पर, हाँ जी, इस प्रश्न के अंदर क्या बोल रखा है जरा हम यहाँ पे देखते हैं। जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा, यानी कि जो आप लोगों का विद्युत धारा के तापीय प्रभाव है, इस पर आधारित इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा कि लैंप के अंदर, लैंप कह लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रिक बल्ब कह लीजिए, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, ये आपका हीट होता है जिसकी वजह से बल्ब जो है ये ग्लो करता है। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। साथ ही गीजर भी आपका यहाँ पे बहुत जल्दी गर्म होता है और पानी को गर्म करता है, यानी कि ये भी क्या करता है? ये आपके पानी को ये क्या कर देता है? ये आपका हीट कर देता है। तो ये भी यहाँ पे होगा। तो ये दोनों तो है। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें, यानी कि विद्युत जनरेटर की बात करें, ये जो विद्युत जनरेटर होता है ये बेसिकली कैसे काम करता है? इसके अंदर होते हैं मैग्नेट, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आपके विद्युत होते हैं इसको प्रोड्यूस करने में, इसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर तो चीजें हीट अप नहीं हो रही, तो ये यहां पे होगा नहीं। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका हीटिंग इफेक्ट का यहां पर एग्जांपल है। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने आपका डे 1 लिया था उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
ओम्स लॉ क्या होता है, वे सभी चीजें डिस्कस की थी। और आज के इस सेशन में मैंने उसके आगे के सभी पार्ट को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करूंगी कि आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, अगला चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस टाइम से हो जाएगा, इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। चैप्टर बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में लेके आ रही हूँ ताकि आप तसल्ली से उन पार्ट्स को यहाँ पे अच्छे से कर पाए। देखिए, मैं जल्दबाजी में आप लोगों के किसी पॉइंट को छोड़ दूं और वही चीज पेपर में आ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से हम डिटेल में सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ में भी आ रही हो। तो चलिए, आज के सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ इस टेलीग्राम पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। कॉलिंग यहाँ पे उठाई नहीं जाती, व्हाट्सअप आप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, डेमो मिल जाएगा। यदि आप लोगों को इफेक्टिव लगता है, इवन आप लोगों को कंटेंट बहुत बढ़िया प्रोवाइड होगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो आप लोगों को इस ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करना है। डेमो डिटेल प्राइस आपको मैंने वैसे भी बता दिया है। ये पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।